माइंडेड ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी होस्ट और एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी नाइस चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, एकदम इंटरेस्टिंग वाला है, एकदम बढ़िया से। इसको हम पढ़ने वाले हैं क्या, अर्ली स्टेट्स। अब देखो, अर्ली स्टेट जो है वो आपको ऐसे अर्ली स्टेट के नाम से नहीं मिलने वाला, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर से चैप्टर शुरू करने के पहले बोल रही हूँ कि एक वीडियो बना हुआ है हमारा कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके अंदर हमने पूरी टाइमलाइन डिस्कस की है कि आपको पहले कौन सा टॉपिक उठाना है, फिर कौन सा टॉपिक उठाना है, फिर कौन सा टॉपिक उठाना है। बिकॉज हिस्ट्री इज मोर देन डेट्स। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इतिहास है। अगर अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं तो आपको ये मेरी लाइन रट गई होगी, अब तो रट जानी भी चाहिए कि हिस्ट्री इतिहास है। और जो डेट्स की प्रॉब्लम आती है वो भी इसी वजह से आती है कि हम कहीं से भी रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ते रहते हैं, फिर हमको चीज़ें समझ में नहीं आती कि कब कौन सी चीज़ हुई थी। इतिहास है ना, तो एनसीईआरटी वालों ने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज़ कर रखी है कि पूरा 6th में एंशिएंट, 7th में मिडिवल, 8th में फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में बात की है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, फिर उसके बाद में नेशनलिज्म इन इंडिया, 10th वगैरह में आप यूरोप का नेशनलिज्म और ये पढ़ते हो। तो एकदम सब कुछ सीरीज वाइज है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि एनसीईआरटी में जो नाम दिए हैं वो एंशिएंट मिडिवल के हिसाब से नहीं दिए हैं, वो अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन उनके अंदर कंटेंट वही वाला है। ठीक है, तो ये जो आज हम अर्ली स्टेट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास के बारे में कैसे? महाजनपदास के बारे में कि भैया हमने वैदिक पीरियड इसके पहले खत्म किया, उसके अंदर हमने देखा था कि रूलर्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे, लेकिन वो ऐसे रूलर्स थे कि ठीक ठाक काम उनका चल रहा था। ऐसा भी नहीं था कि सन बेटा ही जो है राजा का बेटा राजा बनेगा, या फिर ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत टैक्सेस ले रहे थे या बड़े बड़े उनके फोर्ट्स थे। अभी वो सिर्फ लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे थे, अभी रूलर्स जैसे वाले रूलर्स वो लोग नहीं बने थे। लेकिन अब इस चैप्टर में उनकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अब समझ आ रहा है कि क्यों सीरीज वाइज पढ़ना जरूरी है। अगर आप कोई सा एक टॉपिक समझने के लिए आए हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो और रैंडम टॉपिक उठा के समझने आए हो तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इससे बेहतर है कि आप पूरा अच्छे से पहले वाले से सारा कुछ शुरू करें और एकदम सीरीज वाइज चीजों को पढ़ें। तो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था वैदिक पीरियड में? हमने जना के बारे में पढ़ा था। जना मतलब जन, जो कि हम हिंदी में भी यूज करते हैं कि भाई क्या होगा, जन जो है वो आने लगेंगे, और जन मतलब बस जो रहने वाले लोगों को हमने जना जना नाम दे दिया। पुरुजन, भरतजन, यदुजन की हमने बात की थी उस समय पे। ठीक है, अब यही जन जो है ना, यही जन जो है ये इकट्ठे होके जनपदास बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे? जनपद बनाने लगेंगे। जनपद मतलब क्या कि जहां पर लोगों ने पैर रख दिया और वहीं पे सेटल हो गए। इस तरीके से आपको डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि लोग आए, रहने लगे, बस गए, तो वो उन्होंने कलेक्टिव नाम जो है अपने का थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया और क्या कहा जाने लगे, जनपद। अब इन्हीं जनपदों में से इमर्ज होके ये लोग क्या बने, महाजनपद बने। करीब 16 महाजनपद देखने को मिले, 16 महाजनपद देखने को मिले। फिर इसी में से एक बहुत बड़ा एम्पायर बना के आगे बढ़ा, मौर्य डायनेस्टी आगे बढ़ी। उसको हम अशोका वाले पार्ट में आगे देखेंगे। मगध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन हम यहाँ से ले लेंगे। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, ये एनसीईआरटी से मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ना, तो हर चैप्टर में ऐसा है कि बिल्कुल पूरी कहानी जैसी चल रही है। एक चैप्टर का जो आप एंड जहां पे करते हो ना, अगला चैप्टर फिर वहीं से शुरू होता है। अभी इसका एंड हम लोग करेंगे मगध पे। ठीक है, मगध के कुछ कुछ रूलर्स को लेके हम एंड करेंगे। फिर अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे ना, मौर्यन वाला, उसके अंदर हम उसी को पकड़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? और बुद्धिज्म मतलब बुद्धा और इनको लेकर जो है वो फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बुद्धिस्ट आइडियाज, जैनिज्म, इनको लेकर हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर चलेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। एक बार टाइमलाइन और रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने कहां से शुरू किया था। साथ में बोलो, 2 मिलियन ईयर्स एगो। पहले से क्या कहते हैं इसको, साथ में बताना। स्टोन एज। क्या कहते हैं? स्टोन एज। स्टोन एज में हमने 3 एजेस देखी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। जहां पर भी हो जोर से आवाज आनी चाहिए, घर पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये कहा कब तक चला जो है हमारा, 10,000 तक जो है हमारा पूरा टोटल चला स्टोन एज। उसके बाद में हमने करीब 2700 के आसपास, 2700 बीसी के आसपास हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर सेटलमेंट्स होना शुरू हो गए थे, लोग धीरे धीरे बसना शुरू हो गए थे। और हमको वो साइट्स कहाँ पे मिली, सिंध रिवर के आसपास, इंडस रिवर के आसपास वो साइट्स हमको देखने को मिली। तो ये चला करीब 2700 से कब तक, साथ में बोलना
1600 तक, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा, इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने अराउंड 1500 समथिंग में वैदिक पीरियड देखा, जो कि हम पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट करके आए हैं, जिसमें हमने ऋग्वेदा की बात की और साथ साथ में हमने ये बोला, ऋग्वेदा की बात की और साथ में हमने क्या बोला कि नॉर्थ वेस्ट साइड तो ऋग्वेदा चल रहा था और नीचे साउथ साइड हमको क्या देखने को मिल रही थी, मेगालिथिक एज भी देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? मेगालिथिक एज भी देखने को मिल रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम आ चुके हैं, ये 1500 था ना, इसके कुछ 1000 बीसी के समथिंग लेटर वैदिक पीरियड देखने को मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड देखने को मिलता है, या फिर कहा जाए तो इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स और अर्ली रिपब्लिक, है ना। कि अब जैसे अब आप क्या करोगे ना, आगे हम लोग जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि रूलर्स चुने जाने लगे हैं या फिर रूलर्स बने जाने लगे हैं या असेंबली में से रूलर्स चुने जाने लगे हैं। तो रिपब्लिक कहीं ना कहीं इसी तरीके का होता है ना कि रूलर्स चुनते हैं ऐसा। तो कहीं ना कहीं अर्ली रिपब्लिक ऐसा मानते हैं लोग कि इस समय से ही रिपब्लिक वाली गाथा हमारे यहाँ पर भारत देश में शुरू हो गई थी। तो अब हम कौन सी टाइमलाइन पे आ गए हैं? यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो हमको आज वाले चैप्टर में यहाँ से शुरू करना है, ठीक। तो आज के जमाने में यदि देखा जाए, आज के जमाने में से चीजें कवर की जाए, समझी जाए, तो हम क्या करते हैं, अपने रूलर्स कैसे चूज करते हैं? वोटिंग की तरह पे चूज करते हैं। लेकिन 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 इस जमाने की हम जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता था, ये इमरजेंस था। वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि रूलर जो है वो सिर्फ लीडर्स थे, असेंबलीज गैदर होती थी, उसमें से जो कुछ अच्छा लगता था तो उसकी बातें लोग माना करते थे, वो लीडर्स थे। उनको अभी रूलर्स जो है वो नहीं माना गया था, और वो थे भी अगर थोड़े बहुत ऐसे कुछ पावरफुल निकल के भी आ रहे थे तो उनका ऐसा नहीं था कि टैक्स लेंगे या बड़े बड़े महल होंगे या आर्मी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने विश्वामित्र जी ने जो रिवर से बात की थी उसमें भी उन्होंने यही बताना चाहा था, ठीक है। उस हाइम से हमने ये चीज सीखी थी ऋग्वेदा के अंदर, ठीक है। तो अभी हमको ऋग्वेदा से तो ये पता चला था कि उस समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये रूलर्स अभी ऐसे कुछ इमर्ज होके आ नहीं रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको ऐसा पता चल रहा है कि करीब 3000 साल पहले से आज से 3000 साल पहले, ये 3000 बीसी नहीं है, ये 3000 बीसी नहीं है, ये आज से 3000 साल पहले, 2000 इधर से माइनस करो और 1000 ऊपर से माइनस करो तो 1000 बीसी पे आप पहुंच जाओगे। वहीं पे थे ना अभी अपन, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो करीब 3000 साल पहले आज से रूलर्स इमर्ज होने लगे थे। 3000 साल पहले कहो तो समथिंग 1000 बीसीई आप मान सकते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन पे आप इस चीज को याद रखना। रूलर्स इमर्ज होने लगे थे, किस तरीके से? अच्छा, ये कैसे राजा बनते होंगे, क्या कहानी होगी इनकी, कैसे चूज करते होंगे? तो भैया ऐसा था कि सेक्रीफाइस के बेसिस पे राजा माना जाता था। बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए जाते थे। कैसे सेक्रीफाइस? मैम सेक्रीफाइस क्या मतलब अपना सारा अन्न धन दौलत त्याग के वन में चले जाते थे क्या? नहीं, ये सेक्रीफाइस नहीं। सेक्रीफाइस जानवरों का, या फिर कहा जाए तो हवन यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। जो जितना बड़ा यज्ञ किएगा, जो जितना बड़ा ऐसा फंक्शन करवाएगा, वो बहुत पावरफुल राजा देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ उस समय का माना जाता है। क्या माना जाता है? अश्वमेध यज्ञ। एक राजा है, मतलब थोड़ा सा पावरफुल है, ठीक है, हल्का फुल्का, वो भी बना है। अब वो क्या करता? अपने घोड़े को छोड़ता एक जगह से, ठीक है। वो अपने अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत जब होती तो वो ये ऐसा कहते कि अपने घोड़े को क्या करना होता था? छोड़ना होता था। फिर वो घोड़ा किसके साथ में, मतलब उस घोड़े को ट्रैक कौन करता था? राजा के ही कुछ लोग ट्रैक करते थे, है ना। तो वो घोड़े के पीछे पीछे जाते थे। अब वो घोड़ा जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में जाते जाएगा, अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ते जाएगा, तो जिस राज्य में मान लो पहुंचा, एक राज्य से निकला वो दूसरे राज्य में पहुंचा है, वहां का कोई पावरफुल बंदा है ना, या फिर जो थोड़ा बहुत रूलर है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इस घोड़े को पास नहीं होने देना, मैं इस घोड़े को रोकूंगा, लड़ाई करूंगा। अगर वो लड़ाई करके रोक लेता है ना, तो फिर वो किस्सा अलग हो जाता है। पर अगर मान लो कि वो राजा, वो दूसरे राज्य का राजा ऐसा सोचता है कि यार ये इनका घोड़ा आया है और अब इससे तो मैं लड़ नहीं सकता, मेरे में ऐसी ताकत नहीं है, और वो जो राजा जिसका घोड़ा है वो तो बहुत ही पावरफुल है, तो इस घोड़े को क्या करो, जाने दो। तो वो घोड़ा जितने जितने राज्य नापते जाएगा ना, जितने जितने राज्य आगे बढ़ते जाएगा, और कोई राजा उसको अगर नहीं रोकता है, उस राज्य का राजा, तो वो पूरा राज्य जिस राज्य का घोड़ा है उस राज्य के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे ये घोड़े साहब अपने राज्य
राज्य से यहाँ से निकले, इनको लोग ट्रैक करेंगे। अब ये अलग अलग राज्यों में जाते जाएंगे। अगर किसी राज्य के राजा ने इस घोड़े को रोक के लड़ाई इससे कर ली और वो जीत गए तो समझो कि उसके पहले पहले का राज्य इन राजा का होगा। लेकिन यदि ये घोड़ा और आगे बढ़ते गया, किसी ने नहीं रोका, तो ये जहां तक कैप्चर करता जाएगा, वो मतलब जहां तक ये घोड़ा बढ़ता जाएगा और कोई इससे लड़ेगा नहीं, कोई राजा इससे लड़ेगा नहीं, इसको रोकेगा नहीं, वहां तक की टेरिटरी जो है, ये जिस राज्य का घोड़ा है उस राज्य के राजा का जो है वो पूरा टेरिटरी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, बहुत इजी था। तो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अब जैसे बहुत सारा कंट्रोल करके आ गया मान लो घोड़ा, तो किसी ने रोका नहीं, बीच में बहुत कम लोगों ने रोका, आखिरी में रुक गया कहीं पे, तो उस हिसाब से अगर होता तो फिर जैसे अब मान लो कि ये घोड़ा निकला, उसने बहुत सारे राज्यों को कवर कर लिया। अब जिन जिन राज्य के राजाओं ने उस घोड़े से लड़ाई नहीं की है ना, और वो फिर घोड़ा तो आगे बढ़ गया, तो वो राज्य जिस राज्य का घोड़ा है उसका हो जाएगा वो वाला राज्य। अब वो राज्य जब उसका हो जाएगा तो ये वाला राजा नहीं बचेगा ना, है ना, क्योंकि उसकी टेरिटरी तो दूसरे राजा की हो जाएगी। अब तो फिर ये अश्वमेध यज्ञ जब कराते थे, घोड़ा वापस रिटर्न में आ जाता, हॉर्स सेक्रीफाइस जब करते थे, तो उस यज्ञ में उन सारे राज्य के राजाओं को बुलाया जाता था, उनको बिठाया जाता था। अराउंड 3000 years ago men were recognized as rajas by performing big sacrifice, अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। इनको बुलाया जाता था फिर उन राजाओं को। तो ये राजा कौन थे? जो मेन राजा कौन बनता था? हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस, जो उस घोड़े को बेचता था कि जा भाई तू जा आगे और तू बढ़ते जाना, जहां तक भी बढ़ते जाएगा वो टेरिटरी मेरी होती जाएगी। फिर उस टेरिटरी के जो भी राजा है उनको भी फिर हम अंडर में ले लेंगे। तो राजा कौन बनता था फिर? जो सेक्रीफाइस करवाता था, रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। भले आगे लड़के घोड़ा आ रहा है पर राजा पावरफुल हो जाता था, तो उस राज्य के राजा को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था। दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। फिर जो लोग उस सेक्रीफाइस में आते थे, उस फंक्शन में आते थे, जो भी राजा सारे जिसकी टेरिटरी वो घोड़ा कवर कर करके आया है, उन राजाओं को भी फिर बुलाते थे, भैया क्या तुम्हारी टेरिटरी हमारी। तो उनको पूरे सब दूर आसपास ऐसे स्पेक्टेटर्स की तरह पे, दर्शकों की तरह पे बुलाते थे, और फिर वो राजा लोग ये बड़े राजा के लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके आते थे। सेंट्रल फिगर थ्रोन टाइगर स्किन, इस तरीके से वो बैठा करते थे। एक सेंटर फिगर हो जाता था वो राजा जो मेन होता था, जिसका घोड़ा होता था, वो सेंटर फिगर हो जाता था और उसको टाइगर की स्किन पे बिठाया या फिर थ्रोन के ऊपर बिठाया जाता था। समझ गए कि नहीं? चैरिएटर जो बैटल वगैरह में ये लोग जाते थे, या फिर जो घोड़े का मतलब कहीं पे जाते थे, जो चैरिएटर होता था, तो राजा की चीजें उसको पता होती थी कि इतने इतने बैटल लड़के आए हैं या इतनी इतनी चीजें करके आए हैं, इतने लोगों को इन्होंने मतलब इतनी टेरिटरी इनके कब्जे में हो गई। तो ये जो चैरिएटर होता था, सारथी कहते हैं जिसको, सारथी, है ना। तो चैरिएटर जो होता था वो राजा की एक्सप्लॉइट्स को जो विटनेस होता था ना, उसको पता होता था। जैसे कि अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। अब अर्जुन ने पूरे पूरे महाभारत के युद्ध में क्या क्या किया, ये कृष्ण भगवान को बहुत अच्छे से पता होगा ना। तो जैसे वो एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ऐसे यहाँ पे जो चैरिएटर होते थे वो उस फंक्शन के अंदर राजा के गुणगान गाया करते थे, उनकी ग्लोरी को बताया करते थे कि राजा ने तो ऐसा किया, राजा ऐसे हैं, बड़े हैं। तो उससे उनकी और ज्यादा कीमत बढ़ जाती थी, क्योंकि दूसरे भी राजा आते थे ना, मतलब उस सेक्रीफाइस को देखने के लिए उनको बुलाया जाता था इन्वाइट करके, तो वो भी सुनते थे कि अरे ये राजा तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोरीज जो है वो फैलने लगी, इस तरीके से पावर बढ़ते हुए दिखने लगी। अब घोड़ा जहां जहां जाते जाएगा, उसको कोई दूसरी टेरिटरी का राजा जब तक रोकेगा नहीं तब तक तो वो तो चलते जाएगा। अब वो जहां जहां चलता गया, वो टेरिटरी जिस राज्य का घोड़ा है उस राजा की हो जाएगी, तो वो राजा पावरफुल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब वो जितना पावरफुल होगा उतनी उसको फिर अपनी रिचनेस और ये सब मेंटेन भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं। तो वहां वो जो अश्वमेध यज्ञ में फिर सब लोग बैठते थे, तो माइनर रिचुअल्स उनकी फैमिली भी परफॉर्म करती थी, राजा की फैमिली, वाइव्स और सन जैसे छोटे मोटे जो भी रिचुअल्स है वो इनके हिस्से भी आते थे, ये लोग साथ में बैठते थे। अदर राजाज वर स्पेक्टेटर्स हु सिट डाउन एंड विटनेस द sacrifice or water the sacrifice, and priest performed ritual sprinkling scared water on the king। जैसे कि अभी आप देखते हो मंदिरों में आरती वगैरह होती है, तो प्रीस्ट क्या करते हैं? आरती गाते हैं, फिर गंगा जल आखिरी में सबके ऊपर छिड़कते हैं, है ना। तो ऐसे उस समय पे भी जब वो पूरा जो भी रिचुअल होता था अश्वमेध यज्ञ का, तो वो यज्ञ करवाने का काम किसका होता था? प्रीस्ट का होता था। वो करवाते थे, रिचुअल्स करवाते थे, पानी छिड़कते थे उनके ऊपर, उनको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दिया करते थे। तो ये कौन सी हो गई भैया हमारी कहानी? अश्वमेध यज्ञ की कहानी हो गई। और उसी तरीके से जो जितना बड़ा
अश्वमेध यज्ञ करता था, जितनी टेरिटरी घोड़ा जीत के लाता था और उतना जो है वो राजा पावरफुल बनते जाता था। समझ गए कि नहीं समझ गए? वहीं पे वैश्य, विश्व और वैश्य की भी बात की गई है, जो थोड़े बहुत ट्रेडिंग वगैरह की काम वगैरह किया करते थे, तो वो लोग भी गिफ्ट्स लेके आते थे। और शूद्रस जो होते थे, इनको अच्छा नहीं माना जाता था प्रीस्ट के हिसाब से, ये लोग सर्वेंट्स की तरह पे होते थे। They regarded as शूद्रास by the priest, excluded from rituals. इनको रिचुअल्स में काम मतलब रिचुअल्स के अंदर पार्टिसिपेशन का इनको अलाउंस नहीं था। तब ये लोग शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके वर्णों के बारे में हम बात करेंगे कि इसके बाद में ना जो वर्ण थे इनके वो डिसाइड होना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब क्या आ जाता है, लेटर वैदिक पीरियड आ जाता है। ऋग्वेद तो बन गया था, ऋग्वेद बन गया था ना, तो ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम तक क्या होने लगा था कि जो बाकी के वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी बातें होने लगी थी। तो बुक्स स्टार्टेड टू कंपोज, बुक्स वर कंपोज नॉर्थ इंडिया, एरिया ड्रेन्ड बाय गंगा और यमुना। कहाँ पर ये बुक्स कंपोज हो रही थी? जो नॉर्थ वाला इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, जैसे कि इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है, नहीं से ऐसा है कुछ, तो मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, पर ऐसे ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हो ना कि ये कश्मीर वाला पार्ट होता है, तो नॉर्थ इंडिया इसको कहते हैं ना, नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में एंड एरिया ड्रेन्ड बाय गंगा और यमुना, जो जो एरिया गंगा और यमुना ड्रेन करती थी, अधिकतर वहां पे हमको ऐसा पाया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, एरिया मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बुक्स कंपोज हो रही है बहुत सारी। कैसी कैसी बुक्स कंपोज हो रही है? सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया, और भी कई सारी बुक लिखी गई, लेकिन ये 4 वेद को मेन वेद माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में तो हम पढ़ के आ चुके हैं। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद क्या करते हैं भैया? सामवेद में ये बताया गया है कि वो ऋग्वेद में जो भी हाइम्स है, 1000+ हाइम्स, 10 मंडल्स हैं, तो उनको गाना कैसे है, उनको कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे उनको बताना है और कैसे सुर में करना है, तो ये सारा कुछ सामवेद में बताया गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है उनमें भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे अथर्ववेद के अंदर मेडिसिन और इनकी बात ज्यादा की गई है ना। यजुर्वेद में भी चीजें बताई गई है कि कैसे रिचुअल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से कल्चर आगे बढ़ाना है, क्या तरीके होते हैं यज्ञ करवाने के, ऐसी सारी चीजें यजुर्वेद में भी बताई गई है। और भी बहुत सारी बुक्स लिखी जाने लगी थी। कौन लिखता था इनको भैया? प्रीस्ट लिखते थे, प्रीस्ट लिखते थे। तो अब जब हम वर्ण की बात करेंगे ना, तो हमको रियलाइज होगा कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर बताया गया है, ब्राह्मण को टॉप का बताया गया है वर्णों में। मैं कोई सी कहानी लिख रही हूं तो उसके अंदर अगर मेरा रोल है तो वो मैं मेरा रोल तो टॉप का ही बताऊंगी ना। तो भैया प्रीस्ट ने लिखी थी तो ब्राह्मण को उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया। तो ये जो वर्ण है ये भगवान ने नहीं डिसाइड किए, इस चीज से समझ लो। ये आपकी किताब में आपको लिखा है, इससे आप चीज समझ सकते हो। आज के आइंदा आपको कोई बोले कि ये जो वर्ण है जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जो चीजें बनाई गई है तो भगवान के समय से चली जा रही है, भगवान ने नहीं की है, प्रीस्ट ने कंपोज किया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। इसीलिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग की नसें खुल जाती हैं। कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, डिस्क्राइब, क्या क्या डिस्क्राइब करते थे? द वे रिचुअल शुड बी परफॉर्म्ड एंड कंटेन्ड रूल्स अबाउट द सोसाइटी। इनके हिसाब से इनको जो लगा कि सोसाइटी इस तरीके की होनी चाहिए, इनके हिसाब से इनको जो लगा कि रिचुअल्स इस तरीके से किए जाने चाहिए, तो फिर उन्होंने उनके रूल्स जो है वो उसके अंदर लिखे और फिर बाकी सारी दुनिया ने उन चीजों को फॉलो किया। अच्छी चीजें उन्होंने बहुत सारी बताई, नो डाउट प्रीस्ट ने बहुत सारी चीजें, इवन वेदों के बारे में, हमारी धर्म के बारे में हमको इन्हीं सारी किताबों से पता चलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत संस्कारों वाली बात है और बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें से मिस्टेक हो गई, जैसे कि अनटचेबिलिटी के बारे में आप आगे बढ़ोगे या फिर एकदम से किसी कम्युनिटी को कह देना कि जन्म के आधार पर यदि तुम्हारे पिताजी ने कुछ छोटा मोटा काम किया है तो उसके बेटे को भी फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलनी, तो वो चीज गलत हो जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उस समय क्या होता था ना कि खेती बाड़ी और सारी चीजें बहुत ज्यादा चला करती थी, फार्मिंग बहुत ज्यादा होती थी, है ना। तो अगर चीजों को काम के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, तो लोगों को मदद मिलना आसान हो जाएगी कि भाई फार्मर से मिलेगा, है ना, वो लोग साथ में उठे बैठेंगे। जो वैश्य हैं यानी कि जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो लोग आपस में उठे बैठेंगे और ब्राह्मण है वो सारे एक हो जाएंगे, तो फिर उनका अपना कल्चर बन जाएगा तो और अच्छे से उभर के आएगा। ये सोच थी उस समय पे। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग वर्णों को डिवाइड कर दिया था। रिच सेक्शन भी थे और पुअर सेक्शन भी थे। रिच सेक्शन में कौन कौन आते थे? फार्मर
फार्मर्स आते थे, तो उस टाइम पे तो खेती होती थी ना, तो खेती होने लगी थी काफी अच्छे से, तो फार्मर्स आते थे, प्रीस्ट आते थे, वॉरियर्स आते थे, जो लोग बैटल लड़ने जाते थे यानी कि राजा, है ना, ट्रेडर्स, ये सब रिच सेक्शन में आते थे। वहीं पुअर सेक्शन में कौन कौन आता था, जो गाय भैंस चराते थे, गाय भैंस चराते थे, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशिंग जो लोग करते थे, हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, ये सब पुअर सेक्शन में आता था। तो प्रीस्ट्स ने क्या किया, पुजारियों ने क्या किया, डिवाइडेड पीपल इन 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण। वर्ण के आधार पर उन्होंने फिर क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। इवन उस समय पे आप देखोगे कि वुमेन्स को भी शूद्र के साथ में रखा जाता था। आज ये सारी बातें कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन इतिहास में ये चीजें कैसे शुरू हुई इनको हमको पता होना जरूरी है। ब्राह्मण्स को उन्होंने रखा टॉप पे, जो कि ब्राह्मण है उनको टॉप पे रखा, और उन्होंने क्या बोला कि दे एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मण का क्या काम होगा, इनका वर्णों के आधार पर क्या इनकी ड्यूटी है कि ये वेद पढ़े, वेदों का ज्ञान ले और वेदों को ही आगे बढ़ाए, वेदों को ही टीच आगे करे, आगे और बढ़ाते जाए सारे कल्चर में, ये ब्राह्मण का काम है। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, अब जैसे अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, तो वो काम कौन करवाएगा, रिचुअल कौन बताएगा, ब्राह्मण बताएगा। तो दे वुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गुड्स, इनको रिटर्न में क्या लेना है, गुड्स लेना है। तो भैया अपने बारे में लिखा तो अच्छा लिखा, ठीक है, तो उन्होंने ब्राह्मण्स को बढ़िया अच्छे से बताया, और रिटर्न में वो लोग क्या गुड्स रिसीव करने का काम ब्राह्मण देवताओं का है। तो अगर कोई मना करता है या कोई कहता है तो बिल्कुल लेने को शर्माना नहीं, वो धर्म है, इस हिसाब से दान होता है, ठीक है। तो उन्होंने रिसीव गुड्स, दान, दक्षिणा और इनकी चीजों के बारे में बात की। यहाँ पे रूलर्स जो है उनको सेकंड नंबर पे रखा, रूलर्स को सेकंड नंबर पे रखा। कौन आते हैं इसके अंदर, क्षत्रिय आते हैं, जो लोग बैटल फील्ड में जाते हैं, लड़ाइयां और कॉन्कर करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो एक क्षत्रियों का क्या काम बताया जन्म के आधार पर, कि इनको क्या करना है, बैटल फाइट करना है और लोगों की रक्षा करनी है। इवन गीता में भी इन्हीं वर्णों का मतलब बताया है, व्याख्या दी गई है कि इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम ये है, ठीक है। तो रूलर्स का काम क्या होगा, ये जो होंगे क्षत्रिय होंगे, और जन्म के आधार पर इनकी मेन ड्यूटी क्या होगी कि ये लोग बैटल फाइट करें और लोगों को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, समझ गए कि नहीं। उसके बाद में तीसरे आते हैं क्या, वैश्य, विश और वैश्य। एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, वो क्या कहलाएंगे, वैश्य कहलाएंगे, क्योंकि ये मनी आसपास लेने देने का काम वाम करेंगे ना। फार्मर्स भी खेती किसानी करेंगे, तो फिर वो अपना जो भी उपज होगी उसको बेचेंगे, लेने देने का काम करेंगे, ये सब वैश्य में आ जाएंगे। बोथ क्षत्रियस एंड वैश्यस कुड परफॉर्म रिचुअल्स, ब्राह्मण तो कर ही सकते थे, वो तो करवाएंगे और रिचुअल्स, है ना, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, क्षत्रिय और वैश्य जो है उनको भी अलाउड था कि वो लोग रिचुअल्स में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करवा सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। आखिरी में इन्होंने रखा शूद्र। शूद्र को इन्होंने क्या बोला, दीज हैड टू सर्व अदर ग्रुप्स, कि शूद्र का काम क्या होगा कि जो बाकी के 3 ग्रुप है, तो इनका जन्म से जो इनकी ड्यूटी होगी वो क्या होगी कि बाकी के 3 ग्रुप्स को सर्व करें, उनकी सेवा करने का काम शूद्र का होगा। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, एक तो काम करने का बोला कि सेवा करें, और ऊपर से रिचुअल से भी हटा दिया गया कि रिचुअल जो है ये फॉलो नहीं करेंगे। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड एज शूद्रस, क्योंकि वुमेन को बहुत ज्यादा बैकवर्ड समझा जाता था ना, बहुत पुराने समय से, तो उनको भी शूद्र, क्योंकि वुमेन को भी एक मॉरल ड्यूटी क्या दी गई कि भैया सेवा करने का ही काम है ना, तो ये भी रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करेंगे और इनको भी शूद्र की तरह पे ही माना जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रस वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, इवन वेदास भी पढ़ने के लिए इनको अलाउंस नहीं था। तो ये सब डिसाइड किसने किया, प्रीस्ट ने किया। अब बाकी की चीजें आप लोग समझदार हो तो समझ लेना, ठीक है। तो प्रीस्ट ने इन सारी चीजों को डिसाइड किया, और प्रीस्ट ने ही ये वर्ण जो है वो डिवाइड किए थे, भगवान ने ये वर्ण डिवाइड नहीं किए, ठीक है। प्रीस्ट सेड दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि जन्म के आधार पर ही क्लासिफिकेशन होगा, कि यदि कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। दे लेटर क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, जो कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। वर्ण इन्होंने बनाए, प्रीस्ट ने बनाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि आप
वेदों को मत पढ़ो, उनमें से ज्ञान मत लो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, वेदों को पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको ये ज्ञान आएगा कि अनटचेबिलिटी इज अ वेरी 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 बैड थिंग। भले आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आई माई सेल्फ बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी, लेकिन हमको पता होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर एनलाइटमेंट होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है कि जन्म के आधार पर या फिर काम के आधार पर आप किसी को कह रहे हो कि इसको छुओ मत, या इससे दूर रहो, या इससे अनटचेबिलिटी बना के रखो, या इसको अपने मंदिरों में नहीं ले जाने देना, बहुत ही गलत चीज़ है। इवन राम राज्य में भी ये चीज़ बताई गई थी कि जब राजा राम माता सीता को लेकर वन में जा रहे थे तो उनके साथ में उनको जिन्होंने नदी पार करवाई थी शुरुआत में, जो वो केवट थे, तो ही ऑल्सो बिलोंग टू लोअर कास्ट कम्युनिटी, है ना, जो उस समय पे लोअर कास्ट कम्युनिटी मानी जाती थी। लेकिन जब वो लोग रिटर्न होकर आए, जब राम जी के दरबार में वापस, और राजा राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, तब उन्होंने उनको सिंहासन पे बैठाकर बराबर का दर्जा दिया था, जितने बाकी सारे मिनिस्टर थे उनके बराबर। तो भगवान ने कभी नहीं बोला कि वर्णों के आधार पर लोगों के अंदर भेद करो। उन्होंने काम को भले से डिवाइड करने की बात की होगी, लेकिन भेद करने की बात कभी भी नहीं की। ये तो ह्यूमंस की सोच और अपने आप को पावरफुल बताने की सोच के कारण ये सारी गड़बड़ें हुई है। ये चीज बताने का काम, आई नो कि ये हिस्ट्री है और हमको जो काम की चीजें है वो पढ़नी है, लेकिन इसके साथ में सीखना भी है। पढ़ना तो है लेकिन उसके साथ में सीखना भी है, समझ में क्या है, आया कैसे, बने कैसे, ये सारी चीजें इनको जानना और इनको अपनी लाइफ में उतारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशंस, जो लोग बरियल्स और क्रिमेशन करते थे। जैसे कि अभी अगर आप जाते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग शमशान घाट वगैरह पे जाते हो, वहां जाते हो, फिर वहां से आते हो तो आपको नहाना होता है ना। तो आप कैसे सोचते हो कि वो जगह थोड़ी सी उस तरीके की है, तो हम शुद्ध हो, हमको वापस आके घर में यदि हम आएंगे तो वापस से स्नान करेंगे पूरी तरीके से, उसके बाद अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो जो लोग क्रिमेशंस और बरियल्स परफॉर्म करवाते थे उनको भी अनटचेबल्स के इसमें माना गया कि इनसे थोड़ा सा दूर रहो और इनसे अनटचेबिलिटी बना के रखो। अरे क्यों अनटचेबिलिटी बनाने की जरूरत है, वो नहीं होंगे तो फिर आप बरियल्स परफॉर्म करोगे क्या? ये तो अच्छी बात है कि वो आपके लोगों को कम से कम सेफ जगह तो दे रहे हैं, वो जगह तो दे रहे हैं जिसको आगे अब पता नहीं फिर क्या हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पर ये उस समय के लोगों की सोच थी, फिर वो अनटचेबिलिटी बढ़ते चली गई और आगे भी देखने को मिली, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई। समझ गए? उसके बाद में बात करते हैं कि अब इन लोगों से, जैसे मैंने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि पढ़ा समझा, उसी तरीके से उस समय में भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स हुई और इनके बाद ही इवन बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले जो कंसेप्ट है वो उभर के आए। कैसे? किंग्स को तो ऐसा लग रहा था कि ये तो गलत कर दिया भाई, ब्राह्मण से भी ऊंचे पद के हैं हम। तो किंग्स का ऐसा कहना था कि किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर देन ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण से ज्यादा सुपीरियर थे। तो किंग्स जो है वो उस हिसाब से अपनी चीजों को सोच रहे थे, वर सुपीरियर देन ब्राह्मण्स, एंड बर्थ शुड नॉट बी द बेसिस। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो बर्थ है ये बेसिस नहीं होना चाहिए, काम या फिर बर्थ जो है वो बेसिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने जन्म लिया है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है भाई, इसके अंदर कोई क्या कर सकता है ना। वो उसमें भी तुम जन्म से ही भेदभाव तुम्हारा शुरू हो गया, तो वो चीज गलत है। कुछ लोगों ने अपनी इस तरीके की राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग आज चीजें सोचते हैं, ऐसे उस समय में भी कुछ लोग इस तरीके की चीजें सोच रहे थे। कंडेम्ड प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रैक्टिस को जो है वो कंडेम किया, बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया उसका, लेकिन फिर भी चल रहा था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हालांकि कंडेम किया। एरियाज इन सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर ब्लंट, यहाँ पर शार्प नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीस्ट का वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर नहीं था। जब प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं था तो ये अनटचेबिलिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट भी उधर की साइड में ज्यादा नहीं फैले। जहां जहां पर प्रीस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस था वहां पर ये सारी चीजें फैलती चली गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से इन चीजों को भी आप ध्यान रख सकते हो। ये वेरियस पीपल्स एंड वेरियस थॉट, सबके अलग अलग थॉट, जैसे कोई पर्टिकुलर थॉट किसी का बताया नहीं है, लेकिन हाँ सबके अलग अलग थॉट है। कोई इस तरीके से सोचता था, कुछ उस तरीके से सोचता था। किंग्स जो है वो सोच रहे थे कि अरे यार हम तो ब्राह्मण से भी बड़े हैं, हमको दूसरे नंबर पे क्यों रखा। तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से अभी तक जिंदगी जो है वो चले आ रही है। अब हम बात करते हैं कि समय बदला, चीजें बदली, और अब
धीरे धीरे किंगडम्स बनते हुए हमको दिखेंगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर में बताया था कि हमने वैदिक पीरियड में बात की थी किसकी, जन की। किसकी बात की थी, जन की। अब यही जन जो है वो जनपद बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे, जनपद बनके, जनपद जो है वो बनते जाएंगे। जनपद क्या होते हैं, राजाज जो, देखो राजाज क्या करते थे, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। अब जो है उन राजाज को ही क्या कहा जाने लगा, राजाज ऑफ जनपद। जनपद क्या होते हैं, लैंड वेयर जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन, जहां पर लोग आए रहने लगे। अब वहां के राजा जो मेन लीडर थे उनको राजा कहा जाने लगा था, है ना, जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रहे थे। ठीक है, तो अब उनको बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रहे थे और उनको राजा कहा जाता था। ठीक है, अभी जो जनपद थे ना, ये एक दो नहीं थे, बहुत सारे जनपद थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे जनपद मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के आके सेटल हो गए थे। तो अब उनके जो राजा कलेक्टिवाइज वाले थे तो उनको क्या कहा जाने लगा, राजाज ऑफ जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अब यही राजा और जनपद क्या कहने लग जाएंगे, महाजनपदास। राजाज ऑफ जनपद रेदर देन जनास। जनास की बजाय इनको क्या कहा जाने लगा, राजाज ऑफ जनपद कहा जाने लगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, जनपद का मीनिंग समझ में आ गया। साइट्स हमको कहाँ पे देखने मिली, ऐसी जनपद की अलग अलग, जनपद मतलब जनपद ऐसे नाम से कुछ कंफ्यूज मत हो ना, सेटलमेंट्स हैं कि लोग आने लगे और रहने लगे और फिर उन्हीं के राजा को राजा और जनपद कहने लगे। समझ गए कि नहीं, तो बस ये सिंपल सी चीज है। अब ये जनपद के आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सेटलमेंट्स मिले। कहाँ कहाँ पे मिले, एक तो पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर इन नियर मीरठ एंड अतरंजी खेड़ा इन ईटा। यहाँ पे इन तीन जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले, तो उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि यहाँ पर क्या होते होंगे, जनपद जो है वो रहते होंगे। मगध, काशी और ये सारी चीजें भी आप इस मैप के अंदर दे रखे हैं। हस्तिनापुर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मथुरा है, इंद्रप्रस्थ है, पाटलिपुत्र यहाँ पे दिख रहा है, वैशाली की हम बात करेंगे यहाँ पे वाजी हमको देखने को मिलेंगे नीचे की साइड में। तो ऐसे कई सारे जनपद अलग अलग जगह पे हमको देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी साइट्स मिली है हस्तिनापुरी। फिर बाद में आप यहाँ पर कुरु वंश आपको देखने को मिलेगा, फिर वही कुरुक्षेत्र और फिर महाभारत की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जनपद जो है इनकी एविडेंसेस यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसे होती थी, ये लोग हट्स में रहा करते थे, जैसे झोपड़ियां बनाकर रहा करते थे। कैट, कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। कैसे पता चला, क्योंकि वहां पर बोन्स वगैरह मिले होंगे उस साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को, तभी हमको पता चला कि ये लोग कैटल्स और एनिमल्स जो है वो रखा करते थे। ग्रू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, इन क्रॉप्स के वहां पर अंश भी मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। किन किन के, राइस, वीट, बार्ले, पर्से, शुगर केन, सीसमे एंड मस्टर्ड, इन सब की खेती भी उनको रियलाइज हुई कि इन जगहों पर होती है, क्योंकि वहां के एरियाज में, वहां के खेतों में, उनके घरों में इनके एविडेंसेस उनको मिले होंगे। तो हमको पता चला कि भैया कैटल भी रखते थे, हट्स में रहते थे और क्रॉप इस तरीके की उगाया करते थे। अर्दन पॉट्स, अब अर्दन पॉट्स में आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। वैदिक पीरियड में हमने ब्लैक और रेड कलर के वेयर देखे, ब्लैक एंड रेड वेयर मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप यहाँ पे अर्दन पॉट्स जो देखोगे ना, वो किस तरीके के हो जाएंगे, रेड और ग्रे कलर के हो जाएंगे। ग्रे एक नया कलर इंट्रोड्यूस होगा। ग्रे कलर कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रीफाइसेस वगैरह हो रहे थे, है ना, सेक्रीफाइसेस वगैरह सारी चीजें चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ग्रे कलर के अर्दन पॉट्स यहाँ पर बनने लगे थे। किस तरीके की दिखती थी पॉटरी, पेंटेड, सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक, उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसी डिजाइनें बनाई होती थी। ठीक है, तो इस तरीके की लाइफस्टाइल जो है वो हमको जनपदों में देखने को मिलती थी। कहाँ कहाँ पे उसकी आर्कियोलॉजिकल साइट मिली थी, साथ में बोलना, पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मीरठ, और एक और जगह पे मिली थी, क्या थी भैया, अतरंगी खेड़ा नियर ईटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब वही जनपद महाजनपदा की तरह पे देखने को मिले। 16 महाजनपद हमको देखने को मिले। कितने, करीब 16 अलग अलग जगह पर हमको देखने को मिले। अबाउट 2500 years ago some जनपदास became more important than others। कुछ जैसे वो थे नॉर्मल जनपद ही, ठीक है, कि ये जनपद है, ये जनपद है, ये जनपद है, इनके अपने राजा हैं, है ना। अब इनमें से कुछ जनपद जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना, और ये जो पावरफुल हो गए दूसरे जनपदों की कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हुए कि भाई घोड़े को इधर से उधर पहुंचा दिया, वो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ जिसने बड़ा कर लिया, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जिसमें से एक अश्वमेध यज्ञ वगैरह के भी फैक्टर्स होंगे। तो ये कैसे होने लगे, ये और ज्यादा ग्रो करने लगे। तो बहुत सारे हमको महाजनपदा देखने को मिले, करीब 16 महाजनपदा देखने को मिले। अब इन महाजनपदा की अलग क्वालिटी थी। अभी तक हम क्या देख रहे थे वैदिक पीरियड में, कि बहुत सिंपल रूलर्स थे, कोई उनके बड़े बड़े फोर्ट नहीं थे,
कोई बड़ी बड़ी आर्मी नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी जनपदा के रूलर जो थे उनका थोड़ा बहुत कुछ कुछ होने लगा था, ठीक ठाक काम उनका चलने लगा था। लेकिन अब जब महाजनपदा में आ गए ना, ये जब जनपदा से पावरफुल होने लगे तो इनको अपनी रिचनेस और पावरफुलनेस मेंटेन करने की जरूरत इनको पड़ने लगी कंपैरिजन में, कि भैया एक ने बड़ा फोर्ट बनाया तो फिर हम भी बड़ा फोर्ट बनाएंगे, हमारा फोर्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। एक ने आर्मी इकट्ठी करी, क्योंकि इनको जब ये थोड़े से बढ़ रहे थे ना, अब जनपदा जनपदा जनपदा, राजा राजा राजा, अब एक राजा उभर के आया, अरे बढ़िया, तो दूसरे को ऐसा लगा कि अरे ये आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़े। तो इस तरीके से 16 महाजनपद हमको देखने को मिले। अब उन 16 महाजनपद में किसी राजा ने बड़ा सा फोर्ट खड़ा कर लिया, या किसी राजा को ऐसे, इन लोगों को फिर डर भी होता था ना कि इतने सारे जनपद है, इनमें से कोई आ जाएंगे हमारी टेरिटरी कैप्चर करने के लिए, तो ये लोग आर्मी धीरे धीरे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगे। समझ गए कि नहीं? तो फिर यहाँ से आर्मी मेकिंग शुरू हुआ, और फोर्ट भी इस तरीके से बनाना इन्होंने शुरू किए कि कोई इनके ऊपर अटैक ना करे। आप बड़े बड़े पुराने पुराने किले देखोगे ना, तो उन्होंने इस तरीके से सेफ्टी के हिसाब से किले बनाए हुए हैं, कि इधर बड़ी दीवार, इधर बड़ी दीवार, और ऐसे ऊपर से अगर कोई आ भी जाता है अटैक करने के लिए तो ऐसे बड़े बड़े जगह बनाई रखी जिसमें से पत्थरों को वो लोग रुड़का सके और पत्थरों से ही दरवाजे पे ही मार मुरा के खत्म करे, है ना। और खूब ऊंचाई ऊंचाई पे फोर्ट उन्होंने बना रखे। क्यों, क्या कारण था? क्योंकि उनको डर रहता था कि कोई आ जाएगा हमारे ऊपर अटैक कर देगा, हमको सेफ्टी रखना जरूरी है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना। कंपैरिजन में हमारा क्या होने लगा है, हमारे पास में पावर आने लगी है, तो दूसरे लोग हमको परेशान करेंगे। तो अब इन्होंने कैपिटल सिटीज ही बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब ये धीरे धीरे लैंड को कैप्चर कर रहे थे ना। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ में हमने देखा कि अलग अलग राजाओं को ये लोग कैप्चर नहीं कर रहे थे, मतलब अलग अलग टेरिटरी को ये लोग कैप्चर कर रहे थे। तो फिर टेरिटरी को कैप्चर कर रहे थे। अब मान लो मगध है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मगध है। अब मगध से घोड़ा भेजा गया कि भाई निकल, तू जहां तक भी जाएगा वो टेरिटरी हमारी। मान लो उसने बहुत सारी दूर दूर की टेरिटरी कैप्चर करके वो आया, है ना। अब जब वो कैप्चर करके आया तो मगध में बैठा हुआ राजा फिर वो इतनी दूर दूर की टेरिटरी को कैसे संभालेगा? तो फिर ये लोग कैपिटल सिटीज बनाने लगे कि वो हमारा मेन सेंटर होगा, जहाँ से हम काम करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर नजर रखेंगे, वहाँ से गवर्नर्स को भेजेंगे, वहाँ से उन लोगों को भेजेंगे, वो वहाँ की चीज़ों की देखभाल करेंगे। समझ गए कि नहीं? अभी अशोका वाले मौर्य वाले चैप्टर में हम जाएंगे ना, तब उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बता रखी है कि वो कैसे मगध वाले की बात करेंगे हम लोग कि कैसे वो तक्षशिला और उज्जैन को कैपिटल सिटी बनाकर फिर काम किया करते थे। तो अब ये लोग क्या करने लगे? कैपिटल सिटी बनाने लगे। मेनी ऑफ देम वर फोर्टिफाइड मतलब क्या? सिटीज है ना, तो उसको फोर्ट की तरह कवर कर लेते थे, है ना। आसपास बड़े बड़ी वॉल्स खड़ी कर लेते थे, कांटे लगा दिया करते थे, ऐसी चीजें कि कोई आ ना पाए, है ना। और बिल्कुल एक टॉप का ऊंचा सा चीज रखते थे जहां से वो देख सके कि दूसरी कोई सेना तो नहीं आ रही है, दूसरा कोई राजा कैप्चर करने के लिए तो नहीं आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उसको फोर्टिफाई कर लेते थे। फोर्टिफाई मतलब उसको फोर्ट बना लेना, फिर वो फोर्ट के अंदर ही लोग रहा करते थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स, शो रिच एंड पावरफुलनेस, लैंड एंड पीपल कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। आसपास फोर्ट बना देंगे तो अंदर जो लोग रहेंगे उनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। अब ये फोर्ट से महल को कंफ्यूज मत होना, महल अलग होता है, फोर्टिफाई करना मतलब अलग होता है। बाउंड्री बना लेना और उसके ऊपर आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेना, ताकि सिटी के अंदर के जो भी लोग हैं वो भी सेफ रहें। और फिर इनका महल तो उसी के अंदर होता था, एक जो बड़ा सा घर रहता होगा उसके अंदर राजा लोग रहते होंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्लानिंग, अब इन सबको करने के लिए इनको किस चीज की जरूरत लगती थी? प्लानिंग की जरूरत लगेगी ना भाई, कि कैसे आप चीजें, अब मतलब काम बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो काम बढ़ते जा रहे हैं, आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि रूलर्स की ताकत बढ़ती जा रही है, आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि रूलर्स आर्मी बनाते जा रहे हैं, आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ रही है ऐसे ऐसे इनकी खुद को लेकर इच्छाएं, डिमांड बढ़ रही है ना। तो ये अलग अलग चीजें किए जा रहे हैं, अलग अलग प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? शुरू हमने किया था स्टोन एज से, जब हमने आर्कियोलॉजी इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडिया जो शुरू किया था, उसमें हमने देखा था कुछ नहीं था, लोग मतलब नॉर्मली जिंदगी जी रहे थे, ऐसे सब अलग अलग सेटलमेंट में बस गए थे, सब अपना अपना काम करते थे। इवन खाली हंटिंग गैदरिंग, जहाँ जानवर जा रहा था जानवर के पीछे पीछे जाते थे खाना लेने के लिए, तो ये हालत थी। लेकिन अब उससे हम कहाँ तक आ गए? रूलर वाले हिस्से तक आ गए। ये रूलर फोर्ट बनाने लगा है, ये अपनी प्रजा की सेवा करने लगा है, ये प्रजा का ध्यान रखने लगा है, खुद को सेव करने के लिए आर्मी बनाने लगा है, बड़े बड़े महल खड़े करने लगा है। तो यही हिस्ट्री की खासियत है भाई, मजा आता है एकदम कहानी
सारी पढ़ने में। 100,000 of bricks and stones to be prepared। अब इनको फोर्ट बनाने हैं बड़े बड़े, तो अलग अलग पत्थर लगेंगे और वो पत्थर को कैसे एक दूसरे से जोड़ना है, कैसे उसको ताकतवर बनाना है, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इन सारी चीजों की क्या लगती थी, प्लानिंग लगती थी। थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स बनाने पड़ते थे भैया, बड़े बड़े पत्थरों में से स्टोन्स बनाते थे और ब्रिक्स बनाने की कोशिश करते थे। रिक्वायर्ड इनॉर्मस लेबर एंड रिसोर्सेज। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग भी तो चाहिए जो फोर्ट बनाएंगे, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी तो चाहिए हमको जोड़ने के लिए। बीच में मोर्टार लग रहा, सीमेंट लग रहा, कुछ भी लग रहा, तो वो सारी चीज़ें भी तो लानी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि खाली बस पत्थर ला के खड़े कर दिए, उसको थोड़ा सौंदर्यीकरण भी करना है उसका भैया, शेप हमें पत्थर काट काट के लगाने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये कौन थे ये रिसोर्सेज और लेबरर्स, ये कौन काम करते थे, ये कम्मकार्स, अभी हम आगे देखेंगे वो लोग काम करते थे, मैं बताऊंगी। न्यू रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग। आर्मी जो बनाने लगे अपनी सेफ्टी के लिए, तो उनको या फिर ऑफिशियल्स जो है इन्होंने, अब जैसे कि इनको इतना सारा काम कराना है तो सुपरवाइज करने के लिए ऑफिशियल्स भी तो लगेंगे, तो वो ऑफिशियल्स कैसे करेंगे भैया काम, खाली कह देंगे कि देखो ये काम करना है तो कोई थोड़े ना करेगा, उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो फिर राजा ऑफिशियल्स बनाने लगे, ऑफिशियल्स को हायर करने लगे कि भैया हमारे इस जगह काम तुमको करना है, हम इतना इतना पैसे देंगे। तो रेगुलर सैलरीज मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है। रेगुलर सैलरीज ये लोग देने लगे और मेंटेन जो है वो कौन करता था, सब कुछ किंग मेंटेन करता था। और पेमेंट किसके थ्रू करते थे भैया, नोट होते थे क्या पहले गांधी जी वाले, गांधी जी तो अभी तक पिक्चर में आए नहीं है, तो पहले कॉइन्स होते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, वो अलग अलग जैसे आयरन के कॉइन्स है, या फिर हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही पिछले वाले या पिछले के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ऐसे पत्थर स्टोन के ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ था और उसको कॉइन्स मानते थे। तो इस तरीके के कॉइन्स हमको अलग अलग देखने मिले। यहाँ पे तो सोना चांदी भी अब धीरे धीरे आने लगा होगा, तो उस हिसाब से भी ये लोग पेमेंट किया करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक वॉल है इलाहाबाद में हमको देखने को मिली थी, बड़े से फोर्ट का ये हिस्सा है खाली बस, क्या देख रहे हो, छोटी 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 सी ब्रिक्स को मिलकर बनाया गया है। तो ऐसी वॉल जो है वो कई सारी जगह पर ये लोग बनाने लगे थे, अपनी अपनी जगहों को सुंदर बनाने लगे थे। अब अपने अपनी जगहों पर अच्छे से ध्यान देने लगे थे। अब इनको ध्यान देना है, सैलरी देनी है, आसपास फोर्ट बनाना है, प्रजा को सुरक्षित करना है, ये सारे काम ये उठा रहे थे। अपने लिए बड़ा महल बनाना है, अच्छी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए पैसा लगता है, फ्री में तो चीज़ें होती नहीं। तो अब ये खाली बस गिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते कि अश्वमेध यज्ञ कराएंगे तब लोग आएंगे हमको गिफ्ट देंगे, कुछ हमको देंगे, उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो चीज़ पॉसिबल होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया टैक्स सिस्टम। क्या शुरू किया, टैक्स सिस्टम। कितनी चीजें बदल गई भाई, टैक्स सिस्टम आ गया यहाँ पे। इन्होंने बोला कि हम जनता के लिए तो फोर्ट बना रहे हैं, किसके लिए फोर्ट बना रहे हैं, ताकि जनता सुरक्षित रहे, है ना, तो जनता के लिए फोर्ट बना रहे हैं, तो जनता ऐसे तो कुछ देने वाली नहीं, हम टैक्स सिस्टम शुरू करते हैं। अब इन्होंने किस तरीके का टैक्स किया, टैक्स का रीजन क्या था, मेंटेनिंग ह्यूज फोर्ट एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज, कि भैया फोर्ट बनाएंगे तो जनता सुरक्षित रहेगी, बड़ी आर्मीज रखेंगे, कहीं ना कहीं डर ये था उनको कि हमको नहीं कुछ कर दे, पर एक जनता के नाम पे कि यार जनता खुश रहेगी या जनता को बचाना है, प्रजा को सेफ्टी रखनी है, तो बड़ी आर्मी चाहिए। बड़ी आर्मी चाहिए तो उन आर्मी में जो सेना में लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा भी देना पड़ेगा ना, पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या, तो उसके लिए उन्होंने टैक्स वाला सिस्टम शुरू किया। रिसोर्सेस क्या रखे, टैक्स ऑन क्रॉप, क्रॉप पे टैक्स लगाया। क्यों भैया क्रॉप पे क्यों टैक्स लगाया, क्योंकि उस समय पे सबसे ज्यादा फार्मर्स ही थे। कौन थे, फार्मर्स ही थे, फार्मर सबसे ज्यादा थे, तो पूरी प्रोड्यूस का 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में दे दो। आपने जितनी प्रोड्यूस की है उसका 1/6 हिस्सा आप टैक्स में दे दो। जैसे कि अगर मान लो आपका 12 कुंटल हम देख लेते हैं अभी यूनिट के हिसाब से, पहले तो पता नहीं क्या यूनिट रखते होंगे वो लोग। 12 कुंटल अगर आपके गेहूं निकले हैं तो उसका 1/6 हिस्सा जो है वो किसको दे दो, जो भी किंग है, जो राज्य है उसको दे दो। यानी कि कितना, 1/6 हिस्सा दो, तो यानी कि 2 कुंटल, 12 कुंटल में से 2 कुंटल जो भी आपका प्रोड्यूस है वो आप किसको दे दो, राज्य को दे दो, राजा को दे दो। ठीक है, तो ये टैक्स था। अब जितना भी हो रहा है उसका फिर 1/6 हिस्सा, कम हो रहा है तो भी 1/6 हिस्सा। ठीक है, क्राफ्टमैन्स पे भी टैक्स लगाया गया इन द फॉर्म ऑफ लेबर। अब क्राफ्टमैन के ऊपर कैसे टैक्स लगाएं, क्राफ्टमैन तो प्रोड्यूस दे नहीं सकते, पर टैक्स तो सबके ऊपर ही लगाना है, जो जनता है वो सारी टैक्स भरेगी, तो टैक्स क्राफ्टमैन के ऊपर भी लगाया। तो क्राफ्टमैन पे कैसे लगाया कि ये लेबर की तरह पे काम करे, जैसे कि
वीविंग वगैरह ये लोग कर रहे हैं इनकी, उसके बाद में जो भी बचा कुचा टाइम है उसके अंदर ये लोग सेवा करें, कुछ भी काम करें, राजा का कुछ भी जो बता रहे हैं वो उसकी हेल्प करें, ठीक है, सर्व करें इनको। हर्डर्स के ऊपर टैक्स लगाया भैया, क्या टैक्स लगाया कि एनिमल्स और एनिमल्स प्रोड्यूस, हमको एनिमल्स की जरूरत पड़े तो हमको एनिमल्स दो, और एनिमल्स प्रोड्यूस की जरूरत पड़े जैसे कि घी हो गया, मिल्क हो गया, इनकी जरूरत जब भी हमको पड़े तो हमको वो वाली चीज भी आप लोग दो। तो हर्डर्स कुछ इस तरीके से टैक्स पे करते थे। गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स भी लोग देने लगे थे ना भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ऐसी कोई बड़ी बड़ी जगह नहीं होती थी, पर हाँ एक राज्य से दूसरा राज्य तो बनने लगा था ना, तो जब ये जाते थे तो इन्होंने ऐसा किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो तो बीच में क्या करो, टैक्स लगा दो, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से आपको देना पड़ेगा। तभी से कस्टम ड्यूटीज वगैरह और ये सब शुरू हो गई। इसे डायरेक्टली नाम नहीं दिया पर वही इमर्ज होके फिर आगे कस्टम ड्यूटीज बनी ना, गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड, एंड आखिरी में हंटर्स और गैदरर्स से भी लिया भाई, क्या लिया उन्होंने, प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा, राजा को दो भैया फॉरेस्ट में से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, बेर निकल रहे हैं बेर दो, फ्रूट निकल रहे हैं फ्रूट दो, मेडिसिन निकल रही मेडिसिन दो, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कौन देगा, हंटर्स और गैदरर्स देंगे। तो इस तरीके से टैक्स इन्होंने वसूलना शुरू किया ताकि ये काम ये लोग बिना दिक्कत के कर सके। समझ गए कि नहीं, अच्छी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही भाई, बताना जरूर, मतलब मस्त से एकदम पूरी हिस्ट्री अगर एक साथ आप इस तरीके से पढ़ोगे तो कितना बढ़िया लगेगा। एग्रीकल्चर में भी चेंजेस लाए गए, क्या लाए गए भैया एग्रीकल्चर में चेंजेस, अब एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने की कोशिश करने लगी क्योंकि इनको रियलाइज होने लगा कि एग्रीकल्चर से बहुत सारी उपज आ सकती है हमारी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आयरन प्लोशेयर्स का यूज करना शुरू किया। आयरन प्लोशेयर्स से क्या करते, प्लो जो होते हैं ना जिससे हम मिट्टी ऊंची नीची करते हैं, तो आयरन के प्लोशेयर्स, पहले वुडन के प्लोशेयर्स यूज करते थे, इन्होंने बोला कि आयरन की यूज करो क्योंकि आयरन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। हमने पिछले वाले चैप्टर में देख लिया है वैदिक पीरियड में कि आयरन अब यूज में आने लगा था उस समय पे, तो आयरन के प्लोशेयर्स भी हमको देखने को मिले। आयरन से क्या करते, हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड आउट बेटर देन विद अ वुडन प्लोशेयर। अब जैसे बहुत ज्यादा क्ले सॉइल, चिपचिपी वाली जो मिट्टी, क्ले जैसी मिट्टी होती है, उसको वुड को अगर अंदर डालोगे, वुडन वाले से अगर आप ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि तो क्ले ये चिपचिपी सी है वो सॉइल, है ना। वहीं आयरन को आप अंदर लेके जाओगे और आयरन से उसकी डिगिंग करके ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया से एकदम सॉइल पूरी ऐसी बिखरी सी हो जाएगी ना, एकदम अच्छी सी हो जाएगी, डिगिंग अच्छे से हो जाएगी उसकी, तो उससे एग्रीकल्चर जो है वो सुधरेगा। दूसरी चीज इन्होंने बोली, बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पेडी, ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर जब करते थे तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हंटिंग गैदरिंग से ये लोग फार्मिंग की तरफ आए थे। कैसे आए थे कि अचानक से उस समय पे ग्रास ऐसी उगने लगी थी जिसके अंदर से दाने, ग्रेन्स निकलने लगे थे, किसके, वीट, पैडी, वीट और बार्ले और इनके सबके दाने निकलने लगे थे। तो फिर इन्होंने देखा कि ऑब्जर्व करना शुरू किया, खाया तो अच्छा लगा कि खा सकते हैं इसको, तो उन्होंने देखा कि कब कितने टाइम में उगता है, कितने टाइम में हम इसको खा सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करना, ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसी के बाद में उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू किए। क्यों, क्योंकि फार्मिंग अगर आप कर रहे हो, इन चीज़ों को उगा रहे हो जब आप, तो उसके लिए आपको उनको ध्यान देना जरूरी है, उसके लिए उनकी केयर करना जरूरी है, बराबर पानी देना, कैसे उनको अच्छे से उगाना है, कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये ग्रेन्स मिल जाए। तो उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार अब जानवरों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, इसको देखो, इसका ध्यान रखो, और जब ध्यान करना है तो वहीं आसपास जहाँ पे भी हम कर रहे हैं वहाँ पे अपना सेटलमेंट बना लो। फिर जब उन्होंने सेटलमेंट बनाया तभी उन्होंने एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करना शुरू किए। समझ गए कि थी कि नहीं, याद आया कि नहीं याद आया कि फार्मिंग हम लोग कैसे करने लगे थे। अब वो कैसे कर रहे थे कि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो वो लोग जमीन में बीज जो रहता था बचा हुआ उसको ऐसे फैला के डाल देते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या रियलाइज किया कि हम बीज ऐसे फैला के डाले, इससे अच्छा हम क्या करें, हम बीज को पहले बोते हैं, सेपलिंग्स बनाते हैं उसके, फिर उन सेपलिंग्स को बड़ी जो जमीनें हैं उसके अंदर हम लगाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे ना, सेपलिंग्स तो हमारे सामने ग्रो होंगे, अच्छे से ग्रो होंगे, छोटी छोटी जगह पे ग्रो होंगे, तो और अच्छे से सेपलिंग्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर उनको मेन मिट्टी में नीचे जाके लगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, ज्यादा चांसेस बने किसके, ज्यादा से ज्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाए। पहले तो वो दाना कहाँ गिरा, गया नहीं गया, पानी गया नहीं गया, तो वो चीज पता ही नहीं चल रही थी। अब बराबर दाने से ज्यादा प्रोड्यूस निकलने लगा था। समझ गए कि नहीं समझ गए। सैपलिंग शुड बी ग्रोन इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड। सैपलिंग ग्रो करो और इससे क्या होगा, हमारा बढ़िया से उपज मिलेगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी प्लांट्स
सर्वाइव, बहुत सारे प्लांट सर्वाइव करने लगे इसकी मदद से, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर प्लोशेयर की वजह से मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस, तो लोहे किससे करते थे, प्लोशेयर से, तो अच्छी जमीन हो गई तो प्रोड्यूस यहाँ से भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो इस तरीके से दो चेंजेस हमको देखने को मिले एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर काफी अच्छा ग्रो होने लगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एग्रीकल्चर जो है वो अच्छी से एग्रीकल्चर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब ये करता कौन था भाई, ये तो बहुत कमर तोड़ काम है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। वुडन वाले तो ठीक है, फिर भी आप ले सकते हो। आयरन वाले से डिगिंग करना, ट्रैक्टर थोड़े होते थे कि उससे डिगिंग कर ले हम लोग, प्लोइंग कर ले हम, है ना। तो ये काम कौन करता था, स्लेव मैन एंड वुमेन, दासाज एंड दासीज। वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था दासा और दासी कैसे आए थे। ये लोग जब बैटल लड़ने जाते थे तो वहां के लोगों को कैप्चर करके लेके आते थे और उनको स्लेव्स बनाते थे, दास और दासी के नाम से जाने जाते थे, उनसे ये वाला काम ये लोग करवाते थे। ऑल्सो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जिनको हम कहते हैं कमकार्स, ठीक है, ये लोग भी ये वाला काम करते थे। कमकार्स आपको आगे भी काम आएगा, याद रखिएगा कौन होते हैं ये लोग, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। जोर से बोलो एक बार, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो ये दो लोग काम करते थे। एग्रीकल्चर समझ में आया कैसे हुआ। अब हमारी आ जाती है एक इंपॉर्टेंट साइट, कौन सी, मगध वाली। जैसे कि मैं आपको कह रही थी ना कि महाजनपदा जो है वो 16 थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, है ना। अब उनमें से एक जो है वो बहुत पावरफुल बन गया, जो कि कहा जाता है मगध, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा। उन 16 में से मगध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदा उभर के आया। अबाउट 200 ईयर्स एगो समथिंग, मतलब उस समय से 200, यहाँ से मत गिनने लगना, ठीक है। तो जबकि हम बात करें तब से उस अराउंड 200 साल समझ लो, ऐसा कि 200 साल के अंदर अंदर महाजनपदा जो बने थे उसमें मगध जो है वो करीब 200 साल के अंदर अंदर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हिस्सा जो है वो बन के आ गया। गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, मगध वाला जो हिस्सा था वहां से कौन सी रिवर जाती थी, गंगा और सोन फ्लो करती थी। गंगा सोन क्या है, गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो वो जाती थी। अब ये गंगा और सोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि लैंड को फर्टाइल बनाते थे। मैंने बताया एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छे से होने लगा था, लैंड फर्टाइल बनाते थे, ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आते थे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गंगा और सोन, और उसी के आसपास जो है वो मगध फैला हुआ था। ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग लैंड फर्टाइल। समझ गए कि नहीं? तो अगर एक आता है एमसीक्यू वगैरह में कि गंगा और सोन का क्या काम था मगध के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट थी, तो आप ये तीनों चीजें उसके अंदर देख सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? अगर आ जाता है कि मगध में कौन सी रिवर्स फ्लो होती थी, तो आपको ट्रिब्यूटरी का नाम सोन अच्छे से याद रखना है, गंगा तो याद रखना ही रखना है। पार्ट्स ऑफ मगध वॉज फॉरेस्टेड, गंगा समझ में आ गया। अब मगध का कुछ हिस्सा फॉरेस्टेड था, फॉरेस्टेड था मतलब जंगल बहुत थे वहां पे। अब जंगल में एलिफेंट भी थे, बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो बहुत रिच, मतलब काफी अच्छा हिस्सा जो है वो मगध आ रहा था बन के। एलिफेंट थे तो एलिफेंट को ट्रेन करके आर्मीज में लाया जा रहा था, ताकि आर्मी और क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। जब आर्मी स्ट्रांग हो गई, इतनी सारी चीजें बढ़िया बढ़िया इनके पास में हो गई, तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे और बहुत सारे एरिया को कैप्चर करने की चाह यहाँ के राजा के अंदर बढ़ गई। वुड मिलता था फॉरेस्ट से, एलिफेंट जो है वो कैप्चर किए जाते थे और ट्रेन किए जाते थे फॉर आर्मी। वुड की मदद से क्या क्या करते थे, हाउसेस बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे, चैरियट्स भी बनाते थे। जो रथ होता था वो बन जाता था वुड की मदद से, घर बन जाते थे, बिल्डिंग्स बन जाती थी, कार्ड्स बन जाते थे जिसके ऊपर सामान लाना ले जाने का ये काम कर सके। तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इनके लिए। साथ ही साथ मगध के आसपास वाले एरिया में माइंस भी है। माइंस किसकी है, आयरन ओर की माइंस है। अब यहाँ से लो आयरन ओर और बनाओ वेपन, तो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना। रिसोर्सेस बहुत अच्छे थे मगध के आसपास वाले एरिया में। धीरे धीरे करके मगध ने पूरा ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा है, आप देखोगे मौर्यन डायनेस्टी जब आएगी तब बहुत ज्यादा हिस्सा इन्होंने फैला लिया था। वो हम अशोका के टाइम पे हम पढ़ेंगे। आयरन ओर था, वुड फ्रॉम फॉरेस्ट था, एलिफेंट को आर्मीज में लगा रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मगध के पास में थी। मगध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदा बन के उभर के आ गया था। रूलर्स कौन
कौन थे, 2 रूलर्स थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, ये 2 रूलर्स थे। ये इन 2 रूलर्स ने मेनली जो है वो मगध को इंपॉर्टेंट महाजनपदा बनाने का काम, बैकग्राउंड काम इन्होंने किया था। यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदास। अब ये क्या चाहते थे कि आसपास के जनपदा, भाई जनपदा बन के तो महाजनपदा बने थे, जनपदा से उभर के महाजनपदा बने थे, तो इन्होंने बहुत सारे जनपद को कॉन्कर कर लिया था और फिर ये मेन बनते जा रहे थे और अब इनके अंदर प्यास भी बढ़ते जा रही थी, तो ये आगे और अपने एरिया को एक्सपांड करना चाहते थे। इनके साथ साथ महापद्मनंदा जी जो हैं ये भी देखने को मिले थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में महापद्मनंदा जी ने अपना कॉन्कर किया था। और यहीं देखो तो बिंबिसार और अजातशत्रु तो बहुत सारे छोटे छोटे जो भी जनपदास थे, बहुत सारे जनपदास को कॉन्कर करने के ऊपर लग गए थे। अब इनकी कैपिटल सिटी, मैंने कैपिटल सिटी का भी रोल बताया था ना आपको, तो इन्होंने कैपिटल सिटी कौन सी बनाई थी, इन्होंने बनाई थी राजगृह पे, जो कि कैपिटल सिटी थी मगध की। वो क्या है, आज का प्रेजेंट डे बिहार में जो राजगढ़ है ना, राजगढ़ जो है बिहार का, वो उस समय की राजगृह बोलते थे या राजगढ़ भी बोल सकते थे, पता नहीं वो क्या प्रोनाउंसिएशन यूज करते होंगे, लेकिन वो राजगढ़ जो है बिहार का, वो ही शुरुआत में मगध का पहला कैपिटल था, जो कि बाद में शिफ्ट होके पाटलिपुत्र में आ गया, जो कि आज का प्रेजेंट डे हम पटना कहते हैं, वही पाटलिपुत्र है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये कैपिटल सिटी कुछ इस तरीके से शिफ्ट हुई। अगर एमसीक्यू में आ जाता है विच वॉज द वेरी फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ मगध, तो आपको राजगढ़ बोलना है। एंड विच वॉज द कैपिटल सिटी लेटर ऑन, तो पाटलिपुत्र पे आपको टिक मारना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक छोटा सा इंसिडेंट है, इनकी पावर बताने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट बताया गया है कि ये जो राजा लोग हो रहे थे ना, अब हमारे यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब ये कॉन्कर करना शुरू कर रहे हैं, ये आर्मीज बनाना शुरू कर रहे हैं, अपने एरिया को फोर्टिफाई करना शुरू कर रहे हैं, है ना, कॉन्कर करना शुरू कर रहे हैं जनपदाज में, और बड़े उभर के आ रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे बड़े उभर के आते जाएंगे, ऐसे ऐसे टैक्सेस इनको ज्यादा ज्यादा मिलते जाएंगे, क्योंकि टेरिटरी बहुत सारी कंट्रोल में ये लोग ले आएंगे। समझ रहे कि नहीं? पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत चीजों को डेवलप करने में ये काम करेंगे आगे, है ना कि नहीं। तो ये इस तरीके की चीजें कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर जो है वो निकले थे भैया वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। वो चाहते थे कि मैं वर्ल्ड को ही कॉन्कर करूं, है ना। यूरोप से निकले थे करीब कितने टाइम पहले, 2300 साल पहले, है ना। आज से 2300 साल पहले ये कौन निकले थे भैया? अलेक्जेंडर निकले थे। टेरिटरी मतलब कि हम पूरा वर्ल्ड ही कॉन्कर करेंगे। हालांकि वो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर नहीं पाए थे, लेकिन बहुत सारा हिस्सा उन्होंने कॉन्कर किया था। कहाँ कहाँ का? कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया और यूरोप का पार्ट उन्होंने काफी कवर किया था। अब ये आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़े ना, जब आगे बढ़े चीजों को कॉन्कर करने के लिए, तो ये आए इंडिया के आसपास। इंडिया के आसपास आए तो अधिकतर वो इंडस की तरफ से आते थे, बियास की तरफ से आते थे, है ना। तो इंडिया के आसपास आए, ये बियास तक पहुंचे। जब बियास तक पहुंचे तो इनके सैनिकों को पता चला कि अब ये बियास से हम आगे निकलेंगे तो इंडिया आएगा, है ना। तो ये सैनिक जो थे ना इनके, ये डर गए, ये आगे बढ़े ही नहीं। इन्होंने बोला कि हमने बहुत कहानियां सुनी है भारत को लेकर और इंडिया को लेकर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल योद्धा हैं जो लड़ते हैं और बैटल है, इनके पास में खूब बड़ी बड़ी आर्मीज है और खूब पैसा है, ऐसी सारी चीजें की उन्होंने बोला। और सोल्जर्स जो है वो डर गए। सोल्जर्स रिफ्यूज्ड एज दे मार्च्ड फर्दर टू ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ आना चाह रहे थे तो वो रुक गए, उन्होंने मना कर दिया। दे वर स्केयर्ड ऑफ इंडियन रूलर्स। उन्होंने बोला कि हमने बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत गाथाएं सुनी हैं इनकी पावरफुलनेस की, हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये इंसिडेंट है, इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे यहाँ के रूलर्स इस समय तक अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। पिछले चैप्टर में तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे, वो तो सिर्फ लीडर की तरह ही उभर के आ रहे थे, लेकिन अब देखो चीजें एक ही चैप्टर के अंदर या फिर कहे तो सिर्फ थोड़े ही स्पैन ऑफ टाइम में कितनी ज्यादा बदल गई। वास्ट आर्मीज ऑफ सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे थी, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम आगे नहीं जाने वाले। तो ये थी हमारी मगध की कहानी। साथ ही एक वाजी वाला हिस्सा भी कहा जाता है। वाजी जो है आप देखोगे तो आपको वाजी कहाँ पे मिलेगा? वाजी इधर पे दिख रहा है क्या? कहीं इधर इधर ही आपको दिखता है, बीच वाले कहीं पे हिस्से में, पुराने वाले मैप में होगा, अभी ढूंढ लेंगे हम। वाजी वाला हिस्सा आप देख सकते हो मैप के अंदर, आपको मिल जाएगा। किधर मिलेगा ये आपको? वैशाली, हम मैंने टिक करके बताया था आपको मैप में अभी थोड़ी देर पहले। वैशाली जो है वहां पे कैपिटल था और उसी के आसपास जो है वो वाजी भी था। वाजी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी, गना और संघ के फॉर्म में। क्या होते हैं मैम ये गना और संघ और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या
गवर्नमेंट आ गई थी क्या, ऐसा नहीं समझना। अभी तक हमने मगध देखा और महाजनपदा, आप नॉर्मल जो देखते हो बहुत सारी कहानियां आप देखोगे उनकी, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक राजा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे ऐसे देखिए हर महाजनपदा में अपनी अपनी अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट थी। जैसे वाजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गण और संघ में काम होता था। गण मतलब क्या होता है, गण का मतलब होता है बहुत सारे मेंबर्स हो, है ना, ऐसी ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो। और संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें काम करते हैं। अब गण के अंदर ऐसा है कि बहुत सारे राजा हो सकते हैं, अगर 1000 भी होंगे ना तो 1000 राजा रूल करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर ये 1000 राजा कैसे क्या काम करते होंगे मैम, तो ये ऐसे काम करते थे कि 1000 राजा है, 1000 रूल करेंगे, ये इकट्ठे होते थे, सेक्रीफाइसेस भी साथ में करते थे बैठ के, रिचुअल्स वगैरह भी साथ में करते थे बैठ के। और यदि इनके गण को, इनके संघ को ऐसा डर रहता था कि कोई दूसरी आर्मी अटैक करेगी, तो ये साथ में मिलकर स्ट्रैटेजीज भी बनाते थे। समझ गए कि नहीं। तो अभी मगध में तो हमने अलग चीज देखी, यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको और एस्पेक्ट जो है वो दूसरे महाजनपदा के भी पता चले। हियर दे हैड मेनी रूलर्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेल मेन रूल्ड टुगेदर। भले हजारों लोग भी साथ में काम करते थे, रूल करते थे, और वो हजारों ही राजा होते थे। ईच वन वाज नोन एज राजा। हर वो 1000 ही राजा होते थे। परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर। अब आप बोलोगे मैम 1000 तो लोग ही होंगे तो 1000 ही राजा के लोग ही राजा, नहीं, जनता भी रहती थी, अलग अलग को मिलाकर ऐसे गण संघ बना लेते थे कि ये टेरिटरी ये टेरिटरी ये टेरिटरी, ये पूरी क्या गण कहलाएगी या फिर संघ कहलाएगी। समझे कि नहीं समझे। डिस्कस्ड ओवर थ्रेड्स टुगेदर। रिचुअल्स भी साथ में परफॉर्म करते थे, थ्रेड्स को लेकर बातें भी साथ में मिलकर किया करते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणा एंड संघ। मैंने आपको बोला था कि हर चैप्टर जब आप खत्म होते हुए देखोगे हिस्ट्री के, तो आपको एक छोटी सी लाइन को जिस तरीके से कह दी जाएगी और उसी से फिर अगला चैप्टर बनेगा। अभी हमें बुद्ध और महावीरा जी की बात होगी ना, अगले वाले चैप्टर में हम जैनिज्म बुद्धिज्म की ही बात करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बुद्ध और महावीरा जो है वो गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। आगे हम संघ जो है वो और ज्यादा अच्छे से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये गण और संघ को बिलोंग करते थे। और एक और चीज इनकी समझ लेना कि अजातशत्रु जो है वो वाजी के ऊपर अटैक करना चाहते थे। अजातशत्रु की हमने अभी बात की, मगध में थे। वाजी दूसरा था, दूसरा वाला हिस्सा था ना, बिहार में था, वैशाली में, ठीक है। तो वाजी अलग था और ये वाला अलग था, ठीक है। तो अजातशत्रु वहां के जो राजा थे वो वाजी के ऊपर अटैक करना चाहते थे। तो वाजी, उनको पता चला अजातशत्रु को कि बुद्धा जो है वो संघ में बिलोंग करते हैं, है ना, संघ के हिस्से के ही हैं बुद्धा जी भी। और वाजी के अंदर मतलब जो वाजी है यहाँ पर संघ और गण में भी काम होता है ना। तो बुद्धा के पास में वाजी ने अपने एक वसाकार, अपने एक ऑफिशियल को भेजा जिनका नाम वसाकर था, ठीक है। ये बात कहाँ पे कही गई है, ये एक किताब में कही गई है, बुद्धा की किताब में कही गई है कि उन्होंने एक वसाकर को भेजा और उनसे कहा, बुद्धा से कंसल्ट करने के लिए भेजा कि हम अटैक करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी एडवाइस लेने के लिए, ऐसा कि हमको कॉन्कर करना है। क्योंकि बुद्धा को बहुत ज़्यादा उस समय तक वाइस मैन मानने लगे थे। आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ऐसा छोटा सा इंसिडेंट बता रखा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बता रखे हैं बुद्धिस्ट की जो किताबें हैं उनके अंदर। तो उसके अंदर ऐसा बोला है कि वसाकर आते हैं बुद्धा के पास में और उनसे पूछते हैं कि ये वाजी जो है इसके ऊपर अजातशत्रु अटैक करना चाहते हैं और मतलब अपना कॉन्कर करना चाहते हैं, ऐसा अटैक करना तो नहीं बोला, कॉन्कर करना चाहते हैं, तो ये वाजी कब तक चलेगा, क्या चलेगा। तो बुद्धा का एक सवाल था, बुद्धा ने उनसे पूछा कि क्या वाजी में अभी भी गण और संघ चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ चलते हैं, गण और संघ में ही काम करते हैं। तो बुद्धा ने जवाब दिया कि यदि वो अभी भी गण और संघ के अंदर काम कर रहे हैं और वो अगर अभी भी चैत्य उन्होंने अपने टाउन्स और विलेजेस में बना रखे, चैत्य मतलब क्या, सेंटर्स जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हो, अच्छी जो जगह होती है, आज के टाइम पे बोले तो टेम्पल्स, उनके टाइम पे बोले तो चैत्य ऐसा जहाँ पर अच्छी बातें करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, ऐसा वाला हिस्सा है ना। अगर अभी भी वहाँ पर उनके टाउन्स और विलेजेस में चैत्य है, वो लोग अपने बड़े बूढ़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग साथ में अभी भी चीज़ें डिस्कस करते हैं और वो फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स अभी भी होल्ड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लोग मीटिंग्स में काम करते थे, ये असेंबल होके साथ में, इनके अंदर आपको यूनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। 1000 राजा, 1000 ही राजा और फिर हर कोई राजा रिचुअल्स भी साथ में कर रहे हैं, मीटिंग्स भी साथ में कर रहे हैं, कोई अटैक
भी कर रहा है तो साथ में तो एक यूनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। तो बुद्धा का ऐसा कहना था कि अगर ये अभी भी गण और संघ में काम कर रहे हैं और अभी भी अगर ये असेंबलीज होल्ड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली असेंबलीज कर रहे हैं, तो ये चलेंगे, बिल्कुल भी ये गिरने नहीं वाले। जब तक ये चीजें इनकी चल रही है तब तक ये लोग चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हालांकि और ये चले भी, संघ और गण बहुत समय तक चलते रहे। इनका आखिरी जो गण है वो कैप्चर किया था गुप्ता डायनेस्टी ने, गुप्ता के रूलर्स ने कैप्चर कर लिया था, तो फिर वो चीज़ खत्म हो गई थी। लेकिन काफ़ी समय तक ये चीज़ चली। तो ऐसा छोटा सा इंसिडेंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ आके आपका ये जो लेटर वैदिक पीरियड वाला हिस्सा है, यहाँ पे आके आपका खत्म हो जाता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में अशोका की बात करेंगे, मौर्यन डायनेस्टी की, फिर उसके बाद में गुप्ता और इनकी बात हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सीक्वेंस में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ते रहना, पूरा कंटेंट एनसीईआरटी से लेकर ही मैं समझा रही हूँ, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड बुक और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक बार वीडियो पढ़ो, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ो, सब समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधे एनसीईआरटी उठाओगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है एनसीईआरटी, है ना। तो पहले वीडियो देखो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, सब बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई सी भी हिस्ट्री की एग्जाम आप जाके दे देना, एकदम बढ़िया से क्लियर कर जाओगे। एमसीक्यूज हम लोग सारे साथ में करेंगे, हम लोग लाइव सेशंस करेंगे थोड़े टाइम बाद, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर हम एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप लाइव सेशन में आना बिल्कुल भी मत भूलेगा। बहुत जल्दी आपको डेट्स भी बता दी जाएगी। 16 तारीख को आपका पेपर है, एनटीएससी का भूलना बिल्कुल भी मत, तैयारी अच्छे से करते रहो। सारी वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, इवन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे नहीं मिल रही है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, मेरे नाम पे जाकर क्लिक करना और इस तरीके से आपको सारी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी। इस इंटरफेस में आपको दिखती रहेंगी, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री। आप लोगों को सिर्फ लेना ही लेना है, कुछ भी देना नहीं है। ज्ञान हमसे लो, अच्छे से एग्जाम्स क्लियर करो, चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझो। कमेंट्स में फालतू बातें मत करो, बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, किस में और काम करना है, कौन सा अगला चैप्टर चाहिए, किस में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा मैं और अच्छे से आपको समझा दूँ जिसमें आपको डाउट हो। ऐसी चीज़ें मुझे बताते रहा करो, तो फिर हम लोग उसके लिए अलग वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैथ सेट सब कुछ कवर किया जा रहा है, स्टेज 1 स्टेज 2 सब कुछ हम सारी चीजें हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना करें, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, बड़ों के साथ में। अगर आपको लग रहा है कि उनको नॉलेज पता होना चाहिए, चीजें आनी चाहिए, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।